मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप तो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो इको ऑनर्स सेमेस्टर 2 का स्टैटिस्टिक्स का हमारा पेपर चल रहा है, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास पॉइंट एस्टिमेटर्स के मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया था कि जब आप किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर का एस्टिमेटर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसका एस्टिमेटर्स क्या बन सकता है। क्योंकि इन जनरल पॉपुलेशन का जो पैरामीटर होता है वो डिफाइंड नहीं होता है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंट्रल वैल्यू है, डिस्पर्जन है, स्क्यूनेस है या कुर्टोसिस है। ठीक। तो हम उस केस में क्या करते हैं, कुछ मेथड्स हमने डेवलप किए थे टू फाइंड द पॉइंट एस्टिमेटर। दो मेथड थे, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर और मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर यानी कि एमएलई। तो एमएलई को मैंने डिफाइन किया था अपने पिछले लेक्चर में। काफी सारे क्वेश्चंस भी मैंने किए थे, अच्छे क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम काफी सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो थोड़ा सा टॉपिक बच गया था उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। अब जो मेरा टॉपिक है वो है एस्टिमेटिंग फंक्शंस ऑफ पैरामीटर्स या इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई। मेरे बच्चों, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई का मतलब होता है कि एमएलई की नेचर चेंज ना होना थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर्स। ये जो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी है ये हर एस्टिमेटर्स में नहीं मिलती, किसी किसी पर्टिकुलर एस्टिमेशन मेथड में ये मिलती है। तो यहां पे जो हम एमएलई डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये प्रेजेंट होती है। अब ये प्रॉपर्टी कहती क्या है? प्रॉपर्टी कहती है कि मान लीजिए आपके पास कोई पॉपुलेशन है जिसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको एस्टिमेट करने हैं। सपोज वी हैव ए पॉपुलेशन जिसके बहुत सारे आपके पास मेरे बच्चों पैरामीटर्स हैं जो हमें एस्टिमेट करने हैं। ठीक है, जैसे थीटा 1, थीटा 2 अप टू डॉट डॉट थीटा के पैरामीटर्स है जो हमें एस्टिमेट करने हैं। हमने क्या किया, लेट थीटा 1 थीटा 2 अप टू डॉट डॉट थीटा के आर MLEs of थीटा 1 थीटा 2 थीटा के रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो थीटा 1 का जो MLE है वो थीटा 1 है, थीटा 2 का जो MLE है वो थीटा 2 है, अप टू डॉट डॉट थीटा के का जो MLE है वो थीटा के है। समझ गए? अब वो ये कहता है कि जितने भी आपके पास पैरामीटर्स थे थीटा 1 थीटा 2 थीटा के, अगर मैं इनका एक फंक्शन बना दूं, यानी कि लेट h ऑफ थीटा 1 थीटा 2 डॉट डॉट थीटा के be the function of the parameter थीटा 1 थीटा 2 डॉट डॉट थीटा के, तो क्या आप h जो आपने पैरामीट्रिक फंक्शन बनाया इसका MLE आप बता सकते हो? आंसर है यस। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है पैरामीटर्स का विच इज h ऑफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा के, देन the same function with theta 1 theta 2 up to dot dot theta k is the MLE of the parametric function h of theta 1 theta 2 dot dot theta k। मीन्स जहां पर थीटा आई लिखा है वहां पर उसके कोरस्पॉन्डिंग थीटा आई अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो h ऑफ थीटा का MLE आपको मिल जाएगा विच इज h ऑफ थीटा 1 या h ऑफ आई। ठीक, सिंपल है मेरे बच्चों, बिल्कुल। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी का यही मतलब होता है। एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए x फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को। x एक रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो करता है म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो म्यू का MLE था वो था x बार, और जो सिग्मा स्क्वायर का MLE था वो था 1/n समीशन xi माइनस x बार का
होल स्क्वायर। सपोज ये दो एमएलई थे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फाइंड एमएलई ऑफ म्यू इंटू सिग्मा टू दी पावर 4, ठीक, सपोज एक फंक्शन मैंने बना लिया दोनों को मिला के, फाइंड एमएलई ऑफ म्यू इंटू सिग्मा टू दी पावर 4। तो मेरे बच्चों, द एमएलई of mu into sigma to the power 4 or mu into sigma square to the power whole square is nothing but x bar into 1 upon n summation xi माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर। समझिए, तो जहां पर म्यू था उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने म्यू का एमएलई डाल दिया, जहां पर सिग्मा स्क्वायर था उसके कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा स्क्वायर का एमएलई डाल दिया। तो एमएलई ऑफ म्यू इंटू सिग्मा स्क्वायर की होल स्क्वायर इज नथिंग बट दिस वन। दिस इज द वेरी फेमस इनवेरियंस प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक्स फॉलो पॉइजन थीटा। तो पॉइजन थीटा बहुत फेमस पॉपुलेशन है, शायद आपने पढ़ी होगी। क्वेश्चन है फाइंड एमएलई ऑफ ई टू दी पावर 3 थीटा। ठीक, तो आपको थीटा का एमएलई नहीं चाहिए, आपको चाहिए ई टू दी पावर 3 थीटा का एमएलई। और ई टू दी पावर 3 थीटा क्या है? थीटा का कोई एक फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले थीटा का एमएलई निकालेंगे। और पिछली क्लास में मैंने निकाला था एमएलई ऑफ थीटा। एमएलई ऑफ थीटा इज सैंपल मीन एक्स बार, याद आया? सो अकॉर्डिंग टू द इनवेरियंस प्रॉपर्टी, सो बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी एमएलई ऑफ e to the power 3 theta is e to the power 3 x bar. That's it. वेरी सिंपल। तो एक बार थीटा का एमएलई निकल गया, उसके किसी भी फंक्शन का अगर आपसे एमएलई पूछे तो थीटा के प्लेस पे उसका एमएलई डाल दीजिए, पूरे फंक्शन का एमएलई आपको मिल जाएगा। बिल्कुल भी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, अब एक क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, बट आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है? वो कह रहा है कि एक्स फॉलो यूनिफॉर्म अल्फा कोमा बीटा। क्वेश्चन है फाइंड एमएलई ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो एक्स जो पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्म अल्फा कोमा बीटा को फॉलो करती है, एमएलई बताना है वेरिएंस ऑफ एक्स का। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल वेरिएंस ऑफ एक्स किसके बराबर बनेगा? बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। बन गया। अब आपको एमएलई किसका चाहिए? अल्फा और बीटा के किसी फंक्शन का। तो सबसे पहले आप एमएलई निकालेंगे अल्फा और बीटा का। अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्लास अल्फा हैट एमएलई किसके बराबर था? शायद x1, याद होगा आपको। एंड बीटा हैट एमएलई किसके बराबर था? xn, शायद याद होगा आपको। समझ गए हो? तो अकॉर्डिंग टू इनवेरियंस प्रॉपर्टी एमएलई ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 12 इज क्या बनेगा मेरे बच्चों? xn माइनस x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ये बनेगा आपका एमएलई किसका? वेरिएंस ऑफ एक्स का, जो कि बराबर है बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर बाई 12 के। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। कहने का सेंस ये था कि अगर कोई फंक्शंस ऑफ द पैरामीटर्स आपको दिया गया है और पूछा गया है उस फंक्शन का एमएलई निकालिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप पैरामीटर का एमएलई निकालिए और जो फंक्शन आपको दिया गया है वो फंक्शन बना दीजिए, वही एमएलई होगा।
ऐसा इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई कहती है। और अगर वो कुछ पैरामीटर्स को मिलाकर एक फंक्शन बनाए और उसका एमएलई पूछे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। सेपरेट पैरामीटर्स के एमएलई निकालिए और जहां जहां पैरामीटर्स लिखे हैं वहां वहां पर उनके एमएलई लिख दीजिए। ऐसा रूल है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इनवेरियंस प्रॉपर्टी कह रही है एमएलई की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला मेरा टॉपिक है लार्ज सैंपल बिहेवियर ऑफ एमएलई। मींस जो आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकाल रहे हैं किसी भी पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, उसमें अगर सैंपल का साइज लार्ज हो जाए, लार्ज का यहां पे जो मतलब है मेरे बच्चों, दैट इज एन इज ग्रेटर देन 30 और एन टेंस टू इंफिनिटी, वेरी लार्ज। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स में दो टाइप के लार्ज हम लोग डिस्कस करते हैं। एन इज ग्रेटर देन 30 होने पर ही हम लार्ज कंसीडर कर लेते हैं मैथमेटिक्स में, एन टेंस टू इंफिनिटी होता है तभी हम लार्ज मानते हैं। तो वो ये कहता है कि इफ थीटा हैट इज एमएलई ऑफ थीटा, अगर थीटा हैट एमएलई है थीटा का, तो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, थीटा हैट यानी कि एमएलई अनबायस हो ऐसा जरूरी नहीं होता। अनबायस नहीं है तो भी एमएलई हो सकता है। कंसिस्टेंट हो ये भी जरूरी नहीं है, हालांकि कंसिस्टेंसी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है क्योंकि कोर्स में नहीं था, बट एफिशिएंसी मैंने आपको पढ़ाई है। तो एमएलई एफिशिएंट हो ऐसा भी जरूरी नहीं है बच्चों। एमएलई मे और मे नॉट अनबायस, एमएलई मे और मे नॉट कंसिस्टेंट, बट इफ थीटा हैट इज एमएलई ऑफ थीटा एंड n is large, then under the usual assumptions theta hat is MVUE. Means what? In general, for a small sample size, MLE may or may not be unbiased, may or may not be efficient. But if the sample size is large, then your MLE become मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर। मींस अगर पॉपुलेशन कुछ बेसिक अजम्पशंस को सेटिस्फाई करती है तो आपका एमएलई अनबायस एस्टिमेटर भी हो जाएगा और उसका वेरिएंस मिनिमम भी हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क इसमें नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी मेरे बच्चों एमएलई के अंदर होती है, मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो जरूरी नहीं है हर प्रॉपर्टी हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में मिले, वो कोई प्रॉब्लम ऐसी एज सच नहीं है। जहां जो प्रॉपर्टी हो सकती है हम लोग उसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो इन केस कभी आपको ऐसा लगे कि आपको एमवीयूई चाहिए और सैंपल साइज 30 से बड़ा है, तो आप सिंपली एमएलई निकाल दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉपर्टी जो अभी आपको समझा रहा हूं, आपका एमएलई एमवीयूई बन जाएगा। दैट्स इट, सिंपल है बिल्कुल। चलिए जी, तो यहां पे मेरे बच्चों मेरा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपकी जो बैक एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। और ऑब्वियसली बात है बेटा, सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं कर सकता, सारे एग्जाम में आते भी नहीं है, जो क्योंकि किताबें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए डिवोर नहीं लिखी गई है, डिवोर डिवोर स्टैटिस्टिक्स के लिए लिखी गई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सब आपके साथ डिस्कस करता हूं। बाकी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? A diagnostic test for a certain disease is applied to an individual known to not having the disease. Let X is equal to the number among the n test results that are positive, indicating presence of the disease. So X is the number of false positive. मतलब आपको बताना है जो X रिप्रेजेंट कर रहा है, n आपने टेस्ट किए उनमें से कितने पॉजिटिव आएंगे वो X आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए P क्या है? P is the probability that the disease free individual test result is positive.
तो फॉल्स पॉजिटिव का यही मतलब था कि जो टेस्ट दिखेगा वो पॉजिटिव होगा, जबकि उस इंडिविजुअल के अंदर वो डिजीज प्रेजेंट नहीं है। तो फॉल्स पॉजिटिव का यही मतलब होता है। और उसके कितने चांसेस हैं? पी, प्रोबेबिलिटी पी है। सो पी इज द ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम डिजीज फ्री इंडिविजुअल दैट आर पॉजिटिव। ठीक है। एज्यूम दैट ओनली एक्स इज अवेलेबल। ओनली एक्स इज अवेलेबल का मतलब है जो सैंपल का साइज है आपका वो 1 यूनिट्स का है। एक से ज्यादा जो इंडिविजुअल पर मैंने टेस्ट नहीं किया, मतलब वो एक ही यूनिट का सैंपल जो है डिस्कस कर रहा है। एक्स मेरे पास ओनली इंफॉर्मेशन है 1। ठीक। एक्स इज अवेलेबल रेदर देन द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ टेस्ट रिजल्ट। तो सिर्फ इंडिविजुअल एक्स जो रैंडम वेरिएबल है उसी के ऊपर मुझे काम करना है। सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया भी है, आपने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा होगा, जो एक्स है वो मेरा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स को फॉलो करेगा, क्योंकि एन इंडिविजुअल्स पर आपने ट्राई किया है जिसमें फॉल्स पॉजिटिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी है। तो एक्स मस्ट फॉलो बाइनोमियल एन कोमा पी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइनोमियल एन कोमा पी ले लिया मैंने। तो अब वो ये कह रहा है पहले वाले पार्ट में, डेराइव द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ पी। पी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसका एमएलई आपको निकालना है इफ एन इज इक्वल टू 20। यहां पर जो एन है, वैसे तो इन जनरल एन भी पैरामीटर होता है, बट यहां पे जो एन उसने दिया है वो फिक्स कर दिया। तो ये जो पार्ट है उसमें एन उसने फिक्स कर दिया 20 पर, और जो एक्स की वैल्यू है वो फिक्स कर दी, क्योंकि एमएलई निकालते टाइम मैं बता चुका हूं आपका जो सैंपल होता है वो ऑब्जर्व होता है। अब सैंपल यहाँ पे यूनिट एक ही है तो वो 3 के बराबर है। ऑब्जर्व सैंपल आपको दे दिया। व्हाट इज द एस्टीमेट, मतलब आपको एस्टीमेटर भी बताना है और फिर उसका एस्टीमेट भी बताना है। एस्टीमेट मतलब एस्टीमेटेड वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्व्ड सैंपल। तो सबसे पहले तो आपको एमएलए निकालना होगा। एमएलए निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास पीएमएफ होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन है वो डिस्क्रीट है, तो पीएमएफ वर्क करेगा। तो मान लो आपका जो पीएमएफ है पी एक्स, दिस इज नथिंग बट एन सी एक्स पी टू दी पावर एक्स 1 माइनस पी टू दी पावर एन माइनस एक्स। बाइनोमियल का पीएमएफ ये होता है, आपको पता है। अब क्योंकि सैंपल का साइज एक ही यूनिट है, तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा वही आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। ऑब्वियसली बात है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हेयर द लाइक्लीहुड फंक्शन एल इज नथिंग बट एन सी एक्स पी टू दी पावर एक्स 1 माइनस पी टू दी पावर एन माइनस एक्स। ठीक। अब इस एल को आपको मैक्सिमाइज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप मेरे बच्चों लोग ले सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, log L इज इक्वल टू log ऑफ एन सी एक्स, ठीक है, प्लस पी टू दी पावर एक्स, मतलब x log p, ओके, प्लस n माइनस एक्स इंटू log 1 माइनस p। ये मिलेगा आपको सिंपली। अब आप मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं, डेल्टा log L बाई डेल्टा p, पहले वाले का 0 प्लस एक्स बाई पी, ओके, प्लस एन माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस पी इंटू -1, पुट इट इक्वल टू 0। ठीक है। तो जब आप इसको पुट इट इक्वल टू 0 को सोल्व करेंगे तो यहां पे आपको p की वैल्यू आ जाएगी, p इज इक्वल टू एक्स बाई एन। तो आप ये कह सकते हैं कि p हैट एमएलई जो आपके बन के आया दैट इज इक्वल टू एक्स बाई एन। आ गया, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है कि एस्टीमेट की वैल्यू बताइए, है ना। तो सिंस जो ऑब्जर्व सैंपल है x, उसकी वैल्यू कितनी है 3, एंड n की वैल्यू कितनी है 20, तो मेरे बच्चों एस्टिमेटेड वैल्यू p हैट इज व्हाट 3/20 विच इज इक्वल टू 0.15। तो जो p का जो एस्टिमेटेड वैल्यू आया वो 0.15 आपने मुझे बताया। तो एमएलई आया x बाई एन और एस्टिमेटेड वैल्यू या एस्टिमेट आया 0.15 अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन।
ठीक, सिंपल था बिल्कुल। अब इसका बी पार्ट, इज द एस्टिमेटर ऑफ पार्ट ए अनबायस, मींस वो पूछ रहा है कि जो एमएलए आपने निकाला क्या वो अनबायस एस्टिमेटर है। तो मैंने बोला था कि एमएलई इन जर्नल अनबायस एस्टिमेटर हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। अब मुझे पता तो है नहीं, हो भी सकता है। तो आपको अनबायसनेस चेक करने के लिए क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है एस्टिमेटर की, और वो आपके पैरामीटर के बराबर होनी चाहिए। चलिए देखिए कैसे। सिंस एक्स फॉलो बाइनोमियल n comma p, so this implies what, expectation of x is equal to np. Okay, now this implies what, expectation of x by n is equal to p. Now this implies what, expectation of p hat is equal to p. क्यों, क्योंकि p hat अभी आपने बताया था मुझे x by n, समझ रहे हो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p hat किसके बराबर आ गई, p के। इसका मतलब p hat इज स्टिल अनबायस एस्टिमेटर ऑफ p। सिंपल था बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ n इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 3, what is the MLE of the probability 1 minus p to the power 5 that none of the next 5 tests done in disease free individual are positive, doesn't matter। वो सिंपली कह रहा है कि 1 माइनस पी टू दी पावर 5 का एमएलई बताइए। तो बाय द इनवेरियंस प्रॉपर्टी मैं समझा चुका हूं आपको, है इसीलिए हर चीज समझाई जाती है ताकि एग्जाम में कुछ भी आए आपको पता हो। सिंस थीटा हैट किसके बराबर है मेरे बच्चों, 0.15। थीटा हैट किसके बराबर है, 0.15 है एमएलई। चाहो तो आप लिख दो। सो बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी of MLE of 1 minus p to the power 5 is 1 minus 0.15 to the power 5, that's it। अब इसकी वैल्यू जो भी बनती होगी दैट इज योर एमएलई। तो ऐसा आप एमएलई में कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द इनवेरियंस प्रॉपर्टी। तो इनवेरियंस प्रॉपर्टी का जानना इसलिए बेहद जरूरी था। वो किसी का भी एमएलई पूछे, आप पी का निकालिए, वैल्यू पुट करिए, मिल गया 1 सेकंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लेट एक्स हैव ए विबुल्स डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। तो मेरे बच्चों बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हैं जो हमने आपको नहीं पढ़ाए हैं। क्या आपने सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे, सेकंड सेमेस्टर में तो है नहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन वो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो हो सकता है आपने विबुल डिस्ट्रीब्यूशन ना पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो भी आपका काम चलेगा। करेक्ट, विबुल डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास जिसके दो पैरामीटर है अल्फा और बीटा, जिस डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो बराबर है बीटा इंटू गामा। दिस इज गामा फंक्शन, दिस इज गामा फंक्शन, गामा ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो है बीटा स्क्वायर इंटू गामा ऑफ 1 प्लस 2 बाई अल्फा माइनस गामा ऑफ 1 प्लस 1 बाई अल्फा का होल स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे वो कह रहा है, बेस्ड ऑन ए रैंडम सैंपल ऑफ x1 x2 xn, एक रैंडम सैंपल लिया n ऑब्जर्वेशंस का, राइट इक्वेशंस फॉर द मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर ऑफ बीटा एंड अल्फा। आपको मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर ऑफ बीटा ऑफ अल्फा की इक्वेशन लिखनी है। समझ गए, मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर में आपको पढ़ा चुका हूं, उनकी जो इक्वेशंस बनेगी आपको वो लिखनी है। फिर क्या करना है, शो दैट वंस द एस्टिमेट ऑफ अल्फा हैज बीन ऑब्टेन्ड, अगर आपको एक बार अल्फा का एस्टिमेटर मिल जाता है, द एस्टिमेट ऑफ बीटा कैन बी फाउंड फ्रॉम ए टेबल ऑफ द गामा फंक्शन। मतलब अगर आपको अल्फा का एस्टिमेटर मिल गया तो बीटा का एस्टिमेटर इन टर्म्स ऑफ अल्फा आपको मिल जाएगा फ्रॉम द गामा टेबल। गामा टेबल होती है, शायद आपने ये नाम सुना होगा, नहीं भी तो अभी बताऊंगा आपको मैं। एंड दैट द एस्टिमेट ऑफ अल्फा
इज द सॉल्यूशन टू ए कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन इन्वॉल्विंग द गामा फंक्शन। वो कह रहा है जो अल्फा जब आप सोल्व करोगे तो इजीली सोल्व नहीं कर पाओगे, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर गामा फंक्शन इन्वॉल्व होगा। ये सबसे पहले आप ए पार्ट हमें प्रूफ करना है, तो चलिए पहले ए ही पार्ट प्रूफ कर लेते हैं, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो ए पार्ट में अगर सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिखें तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर है बीटा इंटू गामा ऑफ, इसको अंडर रूट मत समझ लेना बेटा, ये गामा होता है, गामा ऑफ 1+1/अल्फा। ओके, वेरिएंस ऑफ एक्स जो आपको दे रखा है, दिस इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर ब्रैकेट गामा ऑफ 1+2/अल्फा माइनस गामा ऑफ 1+1/अल्फा का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये इंफॉर्मेशन जो दे रखी थी मैंने कैलकुलेट कर ली। नाउ सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू रूल। दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो जो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू बन के आएगी बीटा स्क्वायर द गामा 1+2/अल्फा। इजीली आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको दो चीजें मिल गई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो मेथड ऑफ मूवमेंट है वो क्या कहता है, पिछली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था कि सेम ऑर्डर का पॉपुलेशन मूवमेंट इक्वेट कर दीजिए सेम ऑर्डर के सैंपल मूवमेंट से अबाउट द सेम पॉइंट। तो बाय द MOME, बाय MOME मेथड क्या मिलेगा आपको, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हम इक्वेट करेंगे सैंपल मीन से, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम इक्वेट करेंगे 1/n समीशन एक्स आई स्क्वायर से। और इसको भी मैं चलो ऐसे लिख लेता हूं समीशन एक्स आई, ताकि आपको चीजें समझ में आए। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मैंने सिंपली इन चीजों को लिख दिया। अब अगर आप इनको थोड़ा सा वैल्यू पुट करके देखें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मेरे पास किसके बराबर थी मेरे बच्चों, बीटा गामा, एक्सपेक्टेशन बीटा गामा 1+1/अल्फा, जो कि किसके बराबर मिलेगा मुझे, एक्स बार के। और जो मेरी दूसरी इक्वेशन थी वो दूसरी इक्वेशन थी बीटा स्क्वायर गामा 1+2/अल्फा, जो कि मुझे किसके बराबर मिलेगा, 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब आप थोड़ा सा इसको अगर आप एक लिटिल बिट लुक देखें तो जो पहली वाली इक्वेशन है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं बीटा इज इक्वल टू एक्स बार अपॉन गामा 1+1/अल्फा, कर दिया सेपरेट। अब इस बीटा की वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में डाल दें, ठीक, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा 1+1/अल्फा का होल स्क्वायर इंटू गामा 1+2/अल्फा इज इक्वल टू 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगर आप इसको थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल नॉर्मल बेसिस पर, तो गामा 1+2/अल्फा डिवाइडेड बाय गामा 1+1/अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समीशन एक्स आई स्क्वायर आई गोज फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय एक्स बार का होल स्क्वायर। नाउ आई कॉल दिस सपोज इक्वेशन नंबर स्टार, या जो भी आपका दिल करे वो इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब आप बात समझिए, ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है गामा की टर्म के अंदर जिससे आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, समझ गए। तो अब मैं क्या लिखूंगा, फाइंड
अल्फा हैट फ्रॉम इक्वेशन स्टार, ठीक। एंड मान लो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर ए बोल रहा हूं, एंड पुट अल्फा हैट इन इक्वेशन ए, वी गेट बीटा हैट। समझ गए? यही मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले आपको मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टीमेट की इक्वेशन बनानी थी, दोनों मैंने बना दी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों लिख दी। जब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सोल्व किया तो मेरे पास एक इक्वेशन ए आ गई और एक दूसरी इक्वेशन आ गई स्टार। स्टार जो रिप्रेजेंट कर रही है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है अल्फा के, विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दिस इज सोल्व्ड बाय द गामा टेबल। जब यहां से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी तो इक्वेशन नंबर ए में मैं पुट करूंगा, और इक्वेशन नंबर ए में पुट करने के बाद जो मेरा बीटा हैट है वो मुझे मिल जाएगा। और मेरे बच्चों यही मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए जी, अब कह रहा है बी पार्ट। इफ n इज इक्वल टू 20 and x bar is equal to 28 and summation xi square is equal to 16500, कंप्यूट द एस्टीमेट। और एक रिलेशन उसने दिया है क्या, कि गामा 1.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा 1.4 इज इक्वल टू 0.95 के बराबर होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार हम जो है अपने पास लेते हैं और फिर देखते हैं क्या पोजीशन बन के आएगी। तो बी पार्ट अब हम सोल्व करते हैं। तो मेरे बच्चों एन की वैल्यू कितनी है? 20, ओके। एक्स बार किसके बराबर है? 28, ओके। समीशन एक्स आई स्क्वायर किसके बराबर दिया है? 16500, ये दे दिया। नाउ बाय इक्वेशन स्टार, बाय इक्वेशन स्टार, ठीक है। गामा, एक सेकेंड, हाँ, बाय इक्वेशन नंबर स्टार, चलो यहीं से ले लेते हैं। गामा 1+2/अल्फा डिवाइडेड बाय गामा 1+1/अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/20 इंटू समीशन एक्स आई स्क्वायर किसके बराबर है? 16500 डिवाइडेड बाय एक्स बार का होल स्क्वायर 28 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा इसमें रॉकेट साइंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। नाउ अब अगर आप थोड़ा सा इस चीज को सोल्व करेंगे, थोड़ा सा अगर आप इस चीज को सोल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा गामा 1+1/अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा 1+2/अल्फा, जो कि बराबर मिलेगा मुझे 1/1.05 के। जब आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो 1/1.05 मिल जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 0.95। इक्वेशन नंबर मान लीजिए सी, या कोई भी जो आपका मन करे वो मान लीजिए। अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अब आप थोड़ा सा जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उस पे जाइए। गिवन इंफॉर्मेशन, हाँ, क्वेश्चन में थी, उस पे जाइए। गामा 1.2 का होल स्क्वायर अपॉन गामा 1.4 बराबर है 0.95 के। तो अगर मैं ये यहां से कंपैरिजन कर दूं, है ना, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या मिलेगा आपको? 1+1/अल्फा बराबर मिलेगा 1.2 के। आप सोल्व करिए, अल्फा की वैल्यू मिलेगी 5, दैट मीन्स अल्फा हैट इज इक्वल टू मिलेगा 5। सो बाई इक्वेशन ए, आई थिंक, चेक कर लेते हैं। बाई इक्वेशन ए, बीटा हैट इज इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा? एक्स बार अपॉन गामा 1+1/अल्फा, विच इज इक्वल टू 28/गामा 1.2। इसकी वैल्यू टेबल से आप देख सकते हैं। दैट्स इट। तो आपको अल्फा और बीटा मिल गया फॉर द पार्ट बी।
बी पार्ट के लिए, जिसमें हमने ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसका हमने यूज किया है। तो अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो वो एग्जामिनर जो है आपको इंफॉर्मेशन मेरे बच्चों देता है। तो ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ये सब चीजें। बस आपको पता होना चाहिए सिस्टम कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? Let X denote the proportion of allotted time that a randomly selected student spends working on a certain aptitude test. Suppose the PDF of X is given by this. तो आपका जो PDF दिया है थीटा प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर थीटा, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 and 0 अदरवाइज, थीटा की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन है। ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट यील्ड द डाटा, 10 स्टूडेंट का आपको डाटा दे दिया। ऑब्जर्व सैंपल दिया गया है, मैं समझा चुका हूं ऑब्जर्व सैंपल क्यों बोल रहा हूं इसको। तो पहला पार्ट वो क्या कह रहा है? यूज द मेथड ऑफ मोमेंट्स टू ऑब्टेन एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा एंड देन कंप्यूट द एस्टिमेट फॉर दिस डाटा। तो सबसे पहले एमओएमई निकालना है थीटा का। अब यहां पे प्रॉब्लम थोड़ा आप देखिए, जो पॉपुलेशन आपको दी गई है ये वेल नोन पॉपुलेशन नहीं है। वेल नोन मतलब डायरेक्टली आप ये नहीं बता सकते कि इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन निकालनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकलेगी? 0 to 1 एक्स इंटू डेंसिटी फंक्शन इंटू डी एक्स, विच इज वॉट? 0 to 1 एक्स इंटू थीटा प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर थीटा इंटू डी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा और फर्दर सोल्व करूं तो थीटा प्लस 1 मैंने बाहर ले लिया, 0 to 1 एक्स टू दी पावर थीटा प्लस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन सोल्व करूं तो थीटा प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर थीटा प्लस के 2 डिवाइडेड बाय थीटा प्लस के 2 ब्रैकेट 0 to 1। नाउ दिस इज व्हाट? थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा प्लस 2। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया? थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा प्लस 2। नाउ बाई एमओएमई मेथड, अगर आप एमओएमई मेथड देखें तो क्या कहेगा? एक्स बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये रूल है। थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स बार किसके बराबर आ गया? थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा प्लस 2। मेरे बच्चों इस इक्वेशन को जैसे ही आप सोल्व करेंगे, जो थीटा हैट मेरा बन के आएगा दैट इज 2x बार माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बार। तो ये आ गया आपका एस्टिमेटर। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, जो डाटा आपको दे रखा है उसका जो मीन है मेरे बच्चों, वो मीन है उसका 0.80। आप ये कैलकुलेट एक बार करके देख लेना। तो अगर एक्स बार आपको मिल गया तो इसका मतलब क्या होगा? एस्टिमेट ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू 0.8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8। नाउ दिस इज इक्वल टू 3। सो दिस 3 इज व्हाट? एस्टिमेट या एस्टिमेटेड वैल्यू। तो एस्टिमेटर क्या है? 2x बार माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बार। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्व सैंपल एस्टिमेट वैल्यू क्या है? 3 के बराबर है। तो सिंपल है बिल्कुल। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। ऑब्टेन द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा एंड देन कंप्यूट द एस्टिमेट ऑफ द गिवन डाटा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी में एक पार्ट में एमओएमई पूछ लिया, एक पार्ट में एमएलई पूछ लिया, दोनों का काम हो गया। एस्टिमेटर भी पूछ लिया और एस्टिमेटेड वैल्यू भी पूछ ली। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा माना जाता है बच्चों। तो चलिए जी, डेंसिटी फंक्शन किसके बराबर है? थीटा प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर थीटा। ठीक, लाइक्लीहुड फंक्शन अगर मैं बनाऊं तो शायद आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n, एफ ऑफ एक्स आई। नाउ दिस इज थीटा प्लस 1 टू दी पावर n इंटू प्रोडक्ट ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n, एक्स आई टू दी पावर थीटा।
इसको मैक्सिमाइज करना है तो log ले लीजिए, log L इसके बराबर बनेगा n log थीटा प्लस 1, ओके, प्लस समीशन I goes from 1 to n थीटा इंटू log ऑफ एक्स आई। बिल्कुल सिंपल है। बाय द रूल फॉर MLE क्या करेंगे, डेल्टा log L बाई डेल्टा थीटा पुट इट इक्वल टू 0। जरा सोल्व करना एक बार, n अपॉन थीटा प्लस 1 प्लस के समीशन log ऑफ एक्स आई गोज फ्रॉम 1 टू n, ये बनेगा, पुट इट इक्वल टू 0। अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में सोल्व करिएगा। जब आप थीटा के रेस्पेक्ट में सोल्व करोगे तो 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस के n अपॉन समीशन log ऑफ एक्स आई। थोड़ा सा फर्दर सोल्व करोगे तो थीटा हैट इज इक्वल टू -1 माइनस के n अपॉन समीशन log ऑफ एक्स आई। नाउ दिस इज योर एस्टिमेटर। ठीक, अब मेरे बच्चों सिंस n किसके बराबर दिया है, 10 के डाटा में दे रखा है, और जो डाटा आपको गिवन है, समझिए, जो डाटा आपको गिवन है आपको क्या करना है, उसकी हर एक ऑब्जर्वेशन का log निकालना है, फिर समीशन log एक्स आई निकालना है और पुट कर देना है इस फॉर्मूले के अंदर। वी गेट थीटा की एस्टिमेटेड वैल्यू इज 3.12। समझ गए ना, log एक्स आई आपको करना पड़ेगा। तो एक्स आई डाटा दे रखा है, सबका log ले लीजिए, log टेबल से समीशन करिए, n की वैल्यू करिए, तो थीटा हैट की वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू मिल जाएगी विच इज 3.12। सो बी केयरफुल। देखिए MLE आया 3.12 और जो मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर आपका आया था वो 3 के बराबर था। तो मैंने कई बार बोला भी है कि ये वैल्यू मेरे बच्चों सेम भी हो जाती है और कभी कभी डिफरेंट भी हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक, चलिए अगला सवाल है मेरे बच्चों 23। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। क्या कह रहा है, 2 डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम आर मॉनिटर्ड फॉर ए टोटल ऑफ n वीक्स। लेट एक्स आई डिनोट द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द फर्स्ट सिस्टम ड्यूरिंग द ith वीक, एंड सपोज दैट एक्स आईज आर इंडिपेंडेंट एंड ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो एक्स आई जो है वो पॉइजन को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर μ1। तो x1 x2 जो भी है xn तक वो पॉइजन को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली लेट yi डिनोट द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन ऑन द सेकंड सिस्टम ड्यूरिंग द ith वीक एंड एज्यूम इंडिपेंडेंटली विद ईच yi follow the poison with parameter μ2. Derive the MLEs of μ1 and μ2 and μ1 minus μ2। आगे कुछ हिंट दिया है, यूजिंग द इंडिपेंडेंसी राइट दिस। आप जैसे मर्जी करिए। अब देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ बात आप समझ लीजिए। वो क्या कह रहा है, एक्स आई फॉलो करता है पॉइजन μ1 वेयर आई गोज फ्रॉम 1 2 3 अप टू डॉट डॉट n। ओके, वाई आई फॉलो करता है पॉइजन μ2 वेयर आई गोज फ्रॉम 1 2 3 अप टू डॉट डॉट n। ये भी IID है और ये भी IID है। अब इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, आइडेंटिकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबका जो पॉपुलेशन है वो सेम है, पॉइजन μ1, और YI जो है उनका भी सेम है, पॉइजन μ2। ठीक, तो मेरे बच्चों अगर आप यहां पे देखें तो P ऑफ x किसके बराबर है, e टू दी पावर माइनस μ1 टू दी पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, एंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ y जो है वो e टू दी पावर माइनस μ2 इंटू μ2 टू दी पावर y अपॉन y फैक्टोरियल। ये सब आपको पता है। तो अब यहां पे अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन बनाऊं दोनों को मिला के, आपको लाइक्लीहुड फंक्शन जो बनाना पड़ेगा वो दोनों को मिला के बनाना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों द जॉइंट लाइक्लीहुड फंक्शन इज नथिंग बट e टू दी पावर माइनस के n μ1 इंटू μ1 टू दी पावर समीशन एक्स आई अपॉन प्रोडक्ट ऑफ i goes from 1 to n xi factorial into
ई टू द पावर माइनस के एन म्यू टू इंटू म्यू टू द पावर समीशन वाई आई डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वाई आई फैक्टोरियल आई गोज फ्रॉम 1 टू n। दे दिया। अब जॉइंट लाइक्लीहुड फंक्शन इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास दो सैंपल हैं इंडिपेंडेंटली। अब आप इसका log ले लीजिए। log l आप लोगे तो क्या बनेगा, माइनस के n म्यू वन प्लस समीशन एक्स आई इंटू log ऑफ म्यू वन, ओके, माइनस समीशन log ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल, ओके, माइनस के n म्यू टू प्लस समीशन वाई आई इंटू log म्यू टू, नाउ माइनस समीशन के log ऑफ वाई आई फैक्टोरियल। तो ये किसके बराबर बन रहा है, ये log y के बराबर मुझे वैल्यू मिल गई। अब फॉर mle ऑफ म्यू वन एंड म्यू टू क्या मिलेगा, डेल्टा log l बाई डेल्टा म्यू वन इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज व्हाट। अगर इक्वेशन को मैं म्यू वन के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करूं तो माइनस के n प्लस के समीशन एक्स आई अपॉन म्यू वन पुट इट इक्वल टू 0। सोल्व करोगे तो म्यू वन हैट बराबर आएगा एक्स बार के। सिमिलरली डेल्टा log l बाई डेल्टा म्यू टू पुट इट इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा, माइनस के n प्लस के समीशन वाई आई अपॉन म्यू टू पुट इट इक्वल टू 0 करोगे तो म्यू टू हैट इसके बराबर आएगा वाई बार के। दोनों का एस्टिमेटर मिल गया। अब क्वेश्चन ये था, क्या क्वेश्चन था कि फाइंड द एमएलए ऑफ म्यू वन एंड म्यू वन माइनस म्यू टू। तो मेरे बच्चों बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी, बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलए क्या है, एमएलए ऑफ म्यू वन माइनस म्यू टू इज एक्स बार माइनस वाई बार। दैट्स इट। समझिए आप बात को, बिल्कुल सिंपल है ना। तो इनवेरियंस प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी नहीं पता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने आज एक सेपरेट क्लास लेके ये क्वेश्चंस आपके साथ मेरे बच्चों डिस्कस किए। तो जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे वो मैं पिछली क्लास में आपको डीपली 5-5 6-6 क्वेश्चंस जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वो करवा चुका हूं। आज मैंने आपकी बुक की बैक एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन करवाए, चारों अच्छे क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए मेरे बच्चों, होप्सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है मेरे बच्चों उसको थोड़ा आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगता है, बाकी तो खैर कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।